तो आज बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम के। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन किसके में होता है? हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल्स के अंदर या बीच होता है। सराउंडिंग एटम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं करते। तो एक s एटॉमिक ऑर्बिटल, 3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका शेप साइज एनर्जी हर चीज इक्विवेलेंट होगा। और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एग्जांपल है SF6। इसमें देखो कौन सा आइटम लिमिटेड अमाउंट में है। तो सल्फर 1 है, फ्लोरीन 6 है, तो सल्फर क्या बन गया? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो देखो यार, जब भी सिर्फ सिर्फ दो आइटम हो, यहाँ पे कौन कौन सा आइटम है? एक सल्फर है और दूसरा आइटम कौन सा है? फ्लोरीन है। वो बात अलग है कि फ्लोरीन के 6 आइटम है। ठीक है, जब भी दो आइटम हो तो सेंट्रल मेटल आइटम वही होगा जो कम अमाउंट में होगा। जब बात कर लेंगे तीन जब आ जाएंगे, जैसे H2SO4 ले लो, H2SO4 तीन आ जाए या तीन से ज्यादा आइटम जब आ जाएंगे तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सल्फर ही सेंट्रल मेटल एटम होगा। ठीक है, यहाँ पे तो सल्फर ही होगा, लेकिन कई जगह पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कम अमाउंट का सेंट्रल मेटल एटम वाला कॉन्सेप्ट है उसको सिर्फ दो पे ही लगाना। अगर ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही कम वाले को कर दोगे तो आप गलत स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक, तो बात करते हैं SF6 के बारे में। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 होता है। तो देखो ये क्या होता है, k शेल में होता है 1s2 2s2p, l सेल में 3s3p, m सेल में होते हैं। तो देखो यार, वैलेंस शेल कौन सा बन गया? 3s2 3p4। मतलब 3s में जो दो इलेक्ट्रॉन है और 3p में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यही हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है? 6 फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, 3 4 5 6, एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p5। वैलेंस शेल में कौन सा है? 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। 2s में दो और आपके 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 और ये 5। ऐसे ही सभी के पास होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 और ये 5 6। तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम्स के पास है। तो सेंट्रल मेटल एटम सल्फर के पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। है कितने? 1 2। तो अभी क्या हो सकता है? अभी बॉन्डिंग दो लोग तो बना लेंगे लेकिन बाकी चारों बाकी रह जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? सल्फर को हीट करते हैं, थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। तो देखो यार, यम सेल में क्या होता है? 3s 3p के बाद 3d वैकेंट सेल की तरह खाली रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल के रूप में। एक तो आगे बनाते हैं ना, ये आपका 3s, ये 3p, ये 3s में आपके दो इलेक्ट्रॉन थे, 3s में दो इलेक्ट्रॉन थे और 3p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 4। 3d वैकेंट ऑर्बिटल के रूप में यम सेल में प्रेजेंट होता है, 3 4 और ये 5। देखो यार, पहले 3s में दो और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन थे। जब हमने हीट करेगा मतलब उसको एनर्जी दिया तो इससे क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब काउंट करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? सल्फर को और ज्यादा एनर्जी देके मतलब और ज्यादा गर्म करना होगा, जिससे क्या होगा?
ये वाला भी बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। आप ऐसा पूछ सकते हो कि क्यों हमने 3p के बॉन्ड को पहले तोड़ा, 3s के बॉन्ड को बाद में तोड़ा। तो इसका सिंपल सा रीजन है न्यूक्लियस से डिस्टेंस। देखो यार, ये आपका न्यूक्लियस होता है, पहले आप 1s भरते हो, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p। तो आपको मालूम है जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पे होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से कम बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ही लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जिससे क्या होता है, हम जब हीट करते हैं तो पहले बाहर वाला बॉन्ड ही टूटता है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली पैक्ड होते हैं, अच्छे से न्यूक्लियस उनको पकड़ा होता है, जिससे उनके बॉन्ड अगर टूटने हैं तो बाद में टूटते हैं। पहले बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, बाहर के ऑर्बिटल के बॉन्ड टूट जाते हैं, तब अंदर की बात आती है। तो 3p में पहले क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था, 3p में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन था, और 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन था। तो देखो यार, हम जब पहली बार एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये दूर पे है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन थे तो हमको सल्फर को एक बार और हीट करना पड़ा। तो जिससे क्या हुआ, ये 3s के अंदर क्या है, 3p के अंदर क्या आता है, 3s, तो ये वाला भी बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो क्या हो सकता है, बॉन्डिंग अब पॉसिबल है, लेकिन बॉन्डिंग से पहले हम क्या कराते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को 3s का एक ऑर्बिटल, 3p के दो, और 3p के 3 और 3d के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और एक बात बताओ, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में, सॉरी, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, तो टोटल 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, और सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, सभी का नाम क्या होगा, sp3d2। इसका भी नाम sp3d2, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इसका भी नाम sp3d2। सभी का शेप, साइज, एनर्जी, हर चीज इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। तो बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में। तो क्या होगा, देखो यार, सभी यहाँ पे एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो सकता है, बॉन्डिंग पॉसिबल है। बॉन्डिंग से पहले छोटी सी बात क्या बचती है, हमेशा ही बॉन्डिंग अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। कहने का मतलब, जब ये फ्लोरीन यहाँ पे आके बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा और यहाँ पे बैठेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो बहुत बार हमने आपको बताया है, बॉन्डिंग से पहले इनका स्पिन अपोजिट कर देते हैं। तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। जहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, वैसे ही इन सभी को हम करेंगे, सभी का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन में पेयर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एक एक को उठाएंगे और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे। ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। देखो यार, ये जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होगा उनको हल्का ऐसे डैशेस से दिखाना, ठीक है, जिससे उसके बाद लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि जो डैशेस आपके इलेक्ट्रॉन है वो इंडिकेट करते हैं कि वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो या फिर ऐसे बता देना, या फिर दो तरीका है, या तो पहले आपको डैशेस से लिखना है तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि डैशेस इलेक्ट्रॉन इंडिकेट फ्लोरीन आटम के इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप जैसे आप करते हो वैसे करो, स्ट्रेट लाइन में भर दो ऐसे, पहला भर किया, दूसरा फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे पेयर कर लिया, तीसरा फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे पेयर कर लिया, चौथा फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद आप क्या करना, एरो लगाना, एरो इसको फ्लोरीन लिख देना, एरो इसको फ्लोरीन लिख देना, एरो फ्लोरीन, एरो
फ्लोरीन, एरो फ्लोरीन, एरो फ्लोरीन। इससे क्या पता चलेगा कि ये जो ब्लू से है वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, और जिसपे आपने एरो किया है वो क्या है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको अलग अलग दिखने लगेगा, जिससे क्या होगा, टीचर अच्छे से समझेगा कि आपको हाँ ये टॉपिक आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं। तो जब देखो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, तब एक सेकेंड कुछ, हाँ तो सुनो, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, तो आपका ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं और ऑक्टाहेड्रल का शेप बनाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमको यही का काम है ना, तो चलो हटा देते हैं, क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल 2D फिगर में हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए हमने पहले ही बॉन्डिंग कर दिया। ठीक है, और सभी हाइब्रिडाइजेशन में हम पहले स्ट्रक्चर बनाते थे, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sp3d2 डी ऑर्बिटल बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उनको यहाँ छोटे जगह पे नहीं बना सकते। तो इसमें होगा क्या, सल्फर आपका बीच में होगा, जिससे 4 फ्लोरीन सेम प्लेन में रह के बॉन्ड बनाएंगे। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये जिस प्लेन में सल्फर होगा उसी प्लेन के अंदर होंगे, और बाकी बचे 2 फ्लोरीन एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे रह के बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और सभी बॉन्ड के बीच एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल सभी के बीच 90 डिग्री का होगा। ठीक है, देखो यार ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, सभी फ्लोरीन को अगर हम मिला दे प्लेन वाले फ्लोरीन को, तो देखो स्क्वायर दिख रहा है, और स्क्वायर कितने बार में टूटा हुआ है, 1 2 3 4, स्क्वायर कितना है, 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। इस पूरे हम सर्कल की बात करें, ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, 90 4 जा 9 चौका 36, 90 डिग्री। तो हर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और देखो ये जो प्लेन के ऊपर नीचे होंगे वो भी 90 डिग्री का बॉन्ड बनाएंगे। एक सेकेंड दिखा रहा हूँ, sp3d2, हाँ देखो कुछ ऐसा होगा, ये आपका प्लेन है। ठीक है, तो देखो इसी प्लेन में ये चारों फ्लोरीन बॉन्ड बनाए हैं, सभी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। पांचवा फ्लोरीन ऐसे है प्लेन के ऊपर, और छठवां, यहाँ कैप को देखो, यहाँ पे फ्लोरीन बैठा है कैप पे। ठीक है, पांचवा फ्लोरीन यहाँ पे है प्लेन के ऊपर, और छठवां फ्लोरीन, एक सेकेंड, यहाँ पे है, कैप को देखना, प्लेन के नीचे। तो ये प्लेन से ये बॉन्ड कितने एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये क्या है, बॉन्ड बना है, फ्लोरीन यहाँ ऊपर बैठा है, तो देखो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, मतलब सभी बॉन्ड एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करो, कुछ छूट नहीं रहा है ना। ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, चलो इसको नोट करो, बात करते हैं sp3d3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, नोट कर लो। तो अब बात करते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है IF7। देखो यार आयोडीन अकेला है, उससे 7 फ्लोरीन अटैच हैं, इसका मतलब आयोडीन क्या बन गया, सेंट्रल मेटल एटम बन गया। तो क्या करेंगे हम, आयोडीन की पहले बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 53, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो गया। क्या हुआ उसके बाद, 3d के बाद क्या आता है, 4p6 DPS, और क्या है 4s के बाद 5s में 2, उसके बाद D आएगा 4D10, कितना हुआ 30 36 2 38 2 48, उसके बाद क्या आएगा
5p में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यार, जिनका भी n का वैल्यू, ये आगे क्या होता है, n का वैल्यू लिखा होता है, 1 2 3 4 जो भी है n का वैल्यू है। जिनका n का वैल्यू सेम होता है वो सेम सेल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, n का वैल्यू 1 है मतलब ये K सेल में होगा, 2 है इन दोनों का मतलब ये दोनों L सेल के अंदर होंगे, 3s 3p और 3d का n का वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये M सेल में होंगे। उसके बाद 4s 4p और 4d के लिए n का वैल्यू 4 है तो ये n सेल में होंगे। 5s और 5p के लिए n का वैल्यू 5 है मतलब ये O सेल के अंदर होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैलेंस सेल की बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो वैलेंस सेल कौन सा है, O वाला, जिसमें 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5s में 2 और 5p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5। और आपको एक बात और मालूम भी होगा कि 5s 5p के बाद क्या होता है, 5s 5p के बाद कुछ तो होता है, dps होता है, 6s होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं या ओ सेल की। ओ सेल में 5s 5p के बाद 5d एज अ वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, 53 तक का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 5s में 2 5p में 5 हो गया। लेकिन वो शेल के अंदर 5d वैकेंट मतलब खाली एज अ प्रेजेंट रहता है, भले ही ना भरा हो लेकिन रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास 7 फ्लोरीन है, 7 फ्लोरीन है। तो पहले सातों का थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर मतलब नाम पता ले लिया जाए कि है कहाँ पे। एक दो, आयोडीन नहीं यार, फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यार 2p में क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास अकेला मतलब अनपेयर्ड है, वैसे ही एक इसके पास, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके और एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आप सबको बना लेना, 2s 2p को बना लेना, हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, टोटल 7 फ्लोरीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, इनके पास भी 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बॉन्डिंग बनाने के लिए, लेकिन है कितने, एक है। एक से ये तो बॉन्ड बना लेगा लेकिन बाकी 6 बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आयोडीन को हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा, आयोडीन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। पहले क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। अब काउंट करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 हुए। तो ये 1 2 और 3 दो बॉन्ड बना लेंगे लेकिन बाकी चारों बच जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको और ज्यादा हीट देंगे। इससे क्या होगा, ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुए, तो ये दो भी क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन अभी भी 2 फ्लोरीन बचे रह जाएंगे। तो क्या होगा, इसको हम और ज्यादा हीट करेंगे जिससे ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गए। टोटल हमारे पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सभी भी बॉन्ड बना लेंगे। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहीं तक हमको आयोडीन को बस यहीं तक हमको हीट करना है जिससे हमको 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। हमारे पास टोटल 7 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो टोटल 60 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गए। हमारे पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और सभी के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3d3 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 डॉट डॉट। ठीक है, तो सभी के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग क्या होगा, ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बैठाएगा, जिस जो कि गलत हो गया। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। तो हम क्या करेंगे, फ्लोरीन के सभी 2p के इलेक्ट्रॉन को अपोजिट पेयर कर देंगे।
1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इन सभी को भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। इसके बाद ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, यहाँ पे बॉन्ड बना लिए। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, यहाँ पे बॉन्ड बना लिए। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, यहाँ पे बॉन्ड बना लिए। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, यहाँ पे बॉन्ड बना लिए, जिससे सभी ऑर्बिटल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब का और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड हैं। sp3d3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच बनने वाले ये बॉन्ड हैं। ठीक है, सभी फ्लोरीन को डिनोट करना पड़ेगा। हो गया, अब क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो यार, जब आपका ज्योमेट्री होता है sp3d3, तो जो ज्योमेट्री नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, जब आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3, तो ज्योमेट्री होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, PRYMIDAL। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आयोडीन बीच में होगा, जिससे 5 फ्लोरीन उसी प्लेन के अंदर रह के बॉन्ड बनाएंगे। बाकी बचे 2 फ्लोरीन प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे रह के बॉन्ड बनाएंगे। रुको दिखाते हैं, पेज चलो इस पे पहले देख लो, फिर बोर्ड पे बताएंगे। ये आपका प्लेन है, ये प्लेन दिख रहा है, इसको प्लेन बोलते हो। ठीक है, तो आयोडीन यहाँ पे होगा बीच में, जिससे 5 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और ये 5 फ्लोरीन प्लेन के अंदर रह के बॉन्ड बनाएंगे। ये इससे बॉन्ड बनाया, या इससे, ये इससे। ठीक है, अब देखो, जब आप सभी फ्लोरीन को भी इमेजिनरी लाइन से मिला दोगे तो आपको एक पेंटागन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, आपको एक पेंटागन बनता हुआ दिख रहा है। तो देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागोनल। उसके बाद जो बाकी बचे 2 फ्लोरीन हैं, उसमें से कैप, ये ब्लू इंक के कैप, ब्लू मार्कर के कैप को देखना, यहाँ पे फ्लोरीन बैठा है, वो इस आयोडीन के साथ यहाँ पे प्लेन के ऊपर रह के बॉन्ड बनाएगा। ये क्या है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये बॉन्ड बना है। उसके बाद जो छठा सातवां लास्ट फ्लोरीन होगा, वो प्लेन के नीचे रह के, कैप को देखना, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये बॉन्ड बना है, आयोडीन बीच में है, उसी से बॉन्ड बनाया है। तो देखो यार, यहाँ पे बॉन्ड एंगल की भी बात कर लो। देखो, ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन के में क्या है, प्लेन में एक आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बने हैं। तो पांचों बॉन्ड और इनके बीच और ये प्लेन के बीच कितना बॉन्ड एंगल होगा, 90 डिग्री का। मतलब इनके बीच, इस बॉन्ड के बीच और प्लेन के अंदर सभी पांचों बॉन्ड के बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वैसे ही नीचे वाला जो फ्लोरीन होगा, उसके साथ और प्लेन के साथ कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। जिससे क्या कंफर्म हुआ कि प्लेन के अंदर पांचों बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो, थोड़ा सा पहले जगह बनाए, अब काम खत्म हो गया ना। चलो, इसका तो काम खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास आयोडीन कहाँ होगा, बीच में, जिससे 1 2 3 4 और ये 5 फ्लोरीन प्लेन के अंदर बॉन्ड बनाएंगे, 2 3 4 5। और जब आप फ्लोरीन को भी इमेजिनरी मतलब मनगढ़ंत लाइन से मिला दोगे तो आपको एक पेंटागन बनता हुआ दिखेगा, दिख रहा है। उसके बाद छठा फ्लोरीन प्लेन के ऊपर, सातवां फ्लोरीन प्लेन के नीचे। तो देखो यार, ये ऊपर वाला सभी इनके
इनके इनके इनके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला फ्लोरीन कैसा है, प्लेन के ऊपर, और ये वाला फ्लोरीन ऐसा है। ये 2D बोर्ड है, देखने में लग रहा है कि ये वाला पीछे की तरफ है, लेकिन हमने कॉपी में दिखाया कि प्लेन के अंदर ये एक ही प्लेन में सभी है। तो ऊपर ये प्लेन है, ये ऊपर, और इस प्लेन के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। मतलब इस प्लेन में जितने भी बॉन्ड है उनके बीच और इसके बॉन्ड के बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कितना है, 90 डिग्री के बॉन्ड बनाएगा 5। उसके बाद नीचे वाला भी 5 90, टोटल 10 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल हो गए। कैसे हो गए, क्लियर हो गया। नीचे वाला भी ये प्लेन के साथ 90 डिग्री का, एक सेकेंड, ये नीचे वाला फ्लोरीन भी ये प्लेन है, ठीक है। ये नीचे वाला फ्लोरीन यहाँ पे कैप पे बैठा है, वो भी इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाया है, जिससे इस प्लेन में बने सभी बॉन्ड के बीच और इस फ्लोरीन के बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का हो गया, जिससे हमारे पास 10 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल मिल गए। उसके बाद बात करते हैं इस पांचों फ्लोरीन की। ये जो प्लेन के अंदर है उनके बीच भी ये बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इनके बीच भी कुछ बॉन्ड एंगल होगा। तो देखो यार, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, जिसको हमने पेंटागन बनाया, मतलब 5 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया है। तो डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा। मतलब प्लेन के अंदर सभी बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के होंगे। ये पूरा 72, ये 72, ये 72, ये 72। देखो यार, ये 2D फिगर है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये के बीच बॉन्ड एंगल कम है, ये और ये के बीच बॉन्ड एंगल ज्यादा है। लेकिन जब आप सर्च करके देखोगे तो पेंटागन में सभी जो लेंथ होते हैं बॉन्ड एंगल हर इक्वल साइज के होते हैं, मतलब 72 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल हो गया, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा यस P3D3 कंप्लीट हो गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो के लिए इतना। अरे यार, लाइन कट गया। चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।